स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 15 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ बीआरएस, कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है। सेकंड, कॉजेस ऑफ डिफरेंस इन द कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। इसमें हम सीखेंगे कि क्या रीजन होते हैं कैश बुक एंड पासबुक के बैलेंसेस मैच ना होने के। एंड सी, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बीआरएस। एंड लास्ट पॉइंट है आपका कि क्या नीड एंड इंपॉर्टेंस है बीआरएस। यहाँ बीआरएस का मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। मीनिंग समझने से पहले ब्रीफली हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं। काफी सिंपल है। हम सब जानते हैं कि फर्म में काफी सारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसके लिए आपको बैंक से डील करना पड़ता है। फर्म बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को डील करने के लिए बैंक में एक करंट अकाउंट ओपन करती है। करंट अकाउंट बेसिकली इसलिए ओपन किया जाता है ताकि जितने भी ट्रांजेक्शन आपके बैंक से रिलेटेड है उनको आप रिकॉर्ड कर सकें। सभी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम कैश बुक में बैंक कॉलम प्रिपेयर करते हैं ताकि आप उसमें बैंक से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें। सिमिलरली आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं, मान लेते हैं हमने एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन किया है, बैंक भी आपके लिए एक स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है, यानी जितने भी ट्रांजेक्शन आप बैंक में करेंगे उसके लिए बैंक भी एक बुक प्रिपेयर करता है जिसे हम पासबुक या बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। आप देख सकते हैं कि दो बुक्स मेंटेन की जा रही हैं। एक बुक तो आप मेंटेन कर रहे हैं, आप सभी ट्रांजेक्शन बैंक से रिलेटेड कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं बैंक कॉलम के अंदर, और बैंक भी आपसे रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन किए गए हैं उसे वो मेंटेन कर रहा है पासबुक के अंदर, जिसे हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि कैश बुक एंड पासबुक के बैलेंसेस मैच नहीं होते हैं। इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं जो हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कैश बुक का बैंक बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए ही प्रिपेयर किया जाता है ताकि आप उन रीजन को आइडेंटिफाई कर सकें, आप जान सकें कि क्या रीजन है जिसकी वजह से कैश बुक का बैंक बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। ओवरऑल आपको ये याद रखना है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें उन रीजंस को जिसकी वजह से कैश बुक का बैंक बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता है। ये आपका ओवरऑल शॉर्ट प्रीव्यू है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, जो इस पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। काफी इजी चैप्टर है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियोस को देखेंगे तो आपको एक ही बार में चैप्टर आ जाएगा। नाउ हम डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहां लिखा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट prepared mainly to reconcile the difference between the bank balance shown by the cash book and bank passbook। इसका मतलब है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है डिफरेंसेस को जानने के लिए जो आपके कैश बुक के बैंक बैलेंस में है और जो बैंक की पासबुक में है। इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि किस तरह हम कैश बुक के बैंक बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आया है और सभी एरर्स को हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपका काफी सिंपल मीनिंग हो गया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से कैश बुक का बैंक बैलेंस एंड बैंक की पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता है। इसके टोटल दो टाइप है। सबसे पहला रीजन है डिफरेंस में अराइज बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, यानी ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं जो टाइम गैप की वजह से आपके बैलेंसेस को मैच नहीं होने देते हैं। ये टोटल आपके 9 ट्रांजेक्शन्स हैं। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन इन्हीं रीजंस की वजह से सॉल्व होंगे। तो आपको इन रीजंस को ध्यान से समझना है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनको किस तरह हैंडल करें और किस तरह बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इनको सॉल्व करें उसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम इसकी सिर्फ मीनिंग सीख लेते हैं। सबसे पहला रीजन है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। का मतलब है आपने चेक इशू तो कर दिए पेमेंट करने के लिए, पर अभी तक वो बैंक में अपेयर नहीं हुए। इसकी वजह से आपका कैश बुक एंड पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता है। सेकेंड,
टैक्स पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। इसका मतलब है कि आपने चेक जमा करने के लिए बैंक में भेजे और वो बैंक में अभी तक जमा नहीं हुए। ये भी एक कारण होता है कैश बुक एंड पासबुक के बैलेंस मैच नहीं होने का। थर्ड है चेक्स पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। इसका मतलब है कि आपने चेक को डिपॉजिट करने के लिए बैंक में भेजा पर चेक में कुछ रीजंस की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से बैंक ने उसे डिसऑनर्ड कर दिया। फोर्थ है आपका इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। इसके अंदर बैंक ने आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है आपकी सेविंग्स पर। फिफ्थ है इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब है कि अगर आपने बैंक से कोई ओवरड्राफ्ट किया है तो बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, जो भी एक रीजन हो सकता है आपकी कैश बुक एंड पासबुक के बैलेंस को मैच ना करने का। सिक्स्थ है बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक। अगर बैंक ने कोई चार्जेस या कमीशन चार्ज किए हैं जिसके बारे में आपको अभी तक पता नहीं है तो ये भी एक कारण हो सकता है आपके बैलेंसेस का मैच ना होने का। सेवंथ है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक, कि किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया अमाउंट, तो वो भी एक रीजन है आपकी कैश बुक एंड पासबुक के बैलेंस के मैच ना होने का। एट्थ इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है इसके रिटर्न में आपको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिल रहा है, जो आपके बैंक ने तो रिकॉर्ड कर दिया पर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से इस ट्रांजेक्शन को आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, और ये एक रीजन है आपकी कैश बुक एंड पासबुक के बैलेंस के मैच ना होने का। नाइन्थ लास्ट एरर, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। बैंक ने आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग पेमेंट्स की हैं जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन सेम डेट पे नहीं मिलती, और जिसकी वजह से आपके कैश बुक एंड पासबुक के बैलेंसेस मैच नहीं होते। तो ये टोटल आपके 9 टाइम गैप ट्रांजेक्शन्स हैं जिसकी वजह से आपकी कैश बुक एंड पासबुक के बैलेंसेस मैच नहीं होते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है जिसमें हमने देखा कि टाइम गैप से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की वजह से आपकी कैश बुक एंड पासबुक के बैलेंसेस मैच नहीं होते हैं। इधर आपका नेक्स्ट रीजन है बी, डिफरेंसेस कॉज्ड बाय एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। मतलब है कि जब आपने रिकॉर्डिंग करी या फिर आपके बैंक ने रिकॉर्डिंग करते टाइम कुछ एरर्स किए जिसकी वजह से आपकी कैश बुक एंड पासबुक के बैलेंसेस मैच नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय द फर्म्स। इसमें हम देख रहे हैं कि जो गलतियां आपने की हैं रिकॉर्डिंग करते टाइम उसकी वजह से आपके कैश बुक एंड पासबुक के बैलेंस का मैच ना होना। इसमें लिखा है द फर्म में कमिट एरर्स व्हाइल रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द कैश बुक। सच एरर्स में बी check issued to a creditor but omitted to be recorded in the cash book, checks deposited into the bank but omitted to be recorded in the cash book, third, errors in totaling or balancing the bank column of the cash book। इसका सिंपली मतलब यह है कि कई बार फर्म ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम कुछ एरर्स कर देती है जिसकी वजह से आपके कैश बुक एंड पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता है। आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसमें फर्स्ट है कि आपने क्रेडिटर्स को चेक इशू किया पेमेंट करने के लिए और उससे आपने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। सेकंड है चेक आपने डिपॉजिट करने के लिए बैंक में भेजा और उससे आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। थर्ड है कि आपने टोटलिंग या बैलेंसिंग को करते टाइम कुछ एरर कर दिए। ये तीनों आपके रीजन है जिसकी वजह से आपकी कैश बुक एंड पासबुक के बैलेंसेस मैच नहीं होंगे। इसी तरह सेकंड आपका है एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बाय द बैंक। बैंक की कुछ गलतियों की वजह से के बैलेंसेस जो है मैच नहीं हो रहे। इसमें लिखा है द बैंक कमिट्स एन एरर एंड रिकॉर्ड्स अ रॉन्ग एंट्री इन द कस्टमर्स अकाउंट व्हिच कॉजेस अ डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड द बैलेंस शोन बाय द पासबुक। इसका मतलब है कि अगर बैंक कोई एरर कमिट कर देता है जहां पर वो आपके ट्रांजेक्शन को किसी और कस्टमर के अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपका बैंक बैलेंस और आपकी कैश बुक का बैलेंस मैच नहीं होगा। तो ये सभी आपके एरर्स थे जो आपको अच्छे से समझने हैं और याद करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे।
इन्हीं एरर्स को हमें सॉल्व करना है और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना सीखना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कि क्या इंपॉर्टेंस है बीआरएस को प्रिपेयर करने की। यहाँ पर टोटल मैंने 5 पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, जैसे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि क्या रीजन है हम सब फर्म्स के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लोकेट्स द एरर और ओमिशंस दैट मे हैव बीन कमिटेड either on the part of the customers or the bank. The errors so deducted can be rectified accordingly. कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करने में हेल्प करता है जितने भी एरर्स या ओमिशन आपने किए हैं, चाहे वो आपने किए हो चाहे फिर वो बैंक ने किए हो। एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उन सभी एरर्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। जैसे ही हम उन एरर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, हम उन्हें फिर उसके अकॉर्डिंग रेक्टिफाइड। तो पहला पॉइंट तो काफी सिंपल है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि आप उन सभी एरर्स को फाइंड आउट कर सकें जो आपने किए हैं या फिर आपके बैंक ने किए हैं, और उसको अकॉर्डिंगली हम रेक्टिफाइड भी कर सकें। सेकंड पॉइंट, बाय प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट द कस्टमर becomes sure of the correctness of the bank balance shown by the cash book. इसका मतलब है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने से एक कस्टमर पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाता है कि जो बैलेंस आपकी पासबुक में शो हो रहा है वही बैलेंस आपने अपने कैश बुक में शो कर रखा है, क्योंकि अगर उसमें कोई डिफरेंस होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे रेक्टिफाई भी कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट, periodic preparation of this statement reduces the chances of embezzlement by the staff of the firm or even that of the bank. इसका मतलब है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को एक टाइम पीरियड में लगातार बनाने से आपको ये हेल्प मिलती है कि आपके स्टाफ ने कोई भी एम्बेजलमेंट तो नहीं की है, कोई भी धोखेधड़ी तो नहीं की है जिसकी वजह से आपके बैलेंसेस मैच नहीं हो रहे, या फिर आपके बैंक ने कोई ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से आपके बैलेंसेस मैच नहीं हो पा रहे। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपकी फर्म में एम्बेजलमेंट होने के चांसेस को रिड्यूस करता है, फिर चाहे वो आपके स्टाफ ने किया हो या फिर बैंक। इसी तरह फोर्थ है आपका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हेल्प्स इन रिवीलिंग द अननेसेसरी डिले इन द कलेक्शन ऑफ चेक्स बाय द बैंक। इसका मतलब है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको इसमें भी हेल्प करता है कि अगर आपके कोई चेक्स आपने डिपॉजिट करने के लिए भेजे हैं और वो उस टाइम पीरियड में जमा नहीं हो रहे, तो उसका पता कर सकते हैं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से जो भी चेक्स आप डिपॉजिट करने के लिए भेज रहे हो उसमें डिले हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए आपने एक चेक डिपॉजिट करने के लिए 1 तारीख को भेजा और वो डिपॉजिट आपका एक्चुअल में 15 तारीख को हुआ, तो ये क्या रीजन थे जिसकी वजह से बैंक ने 15 डेज का डिले किया। तो डिले किस रीजन से हो रहा है उसको फाइंड आउट करने में भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपकी हेल्प करता है। एंड लास्ट पॉइंट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग ट्रैक ऑफ द चेक्स विच हैव बीन सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। इसका मतलब है कि जो चेक्स आपने बैंक में भेजे हैं उनका ट्रैक रखने में भी, कि कब कौन सा चेक भेजा गया है वो फाइंड आउट करने में भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपकी हेल्प करता है। तो टोटली आपके 5 पॉइंट हैं जस्टिफाई करते हैं कि एक फर्म के लिए क्यों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना जरूरी है। और इस तरह आपके इस वीडियो के सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। करंट पॉइंट्स में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड साथ ही हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ईट and click on the bell icon for daily updates. Thank you.